हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। सीएचएसएल के जो लाइव टेस्ट चल रहे हैं टीयर 2 के, उसका टेस्ट 8 हुआ था अभी वेडनेसडे थर्सडे में। तो उसका एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी थे टेस्ट के अंदर, मतलब उसमें आंसर गलत मार्क हो गया था, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। सेफ स्कोर क्या हो सकता है और मैथ्स का डिटेल्ड सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, काफ़ी सारी फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आरबी की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको सारे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। वहां से आप दे सकते हैं जो भी लाइव टेस्ट होते हैं तब, वरना जो पीवाईक्यू टेस्ट है वो मॉक फॉर्म में अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, इस टेस्ट को लगभग 8000 एस्पिरेंट्स ने दिया था, जिसमें जो एवरेज स्कोर चार्ट में दिख रहा है ये 216 के आसपास है, और जो टॉपर का स्कोर है वो 337 मार्क्स गया है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स का स्कोर 217 से लेके 255 की रेंज में था। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल हो चुका है। आप रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर टेस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको मार्क्स चेक करने हैं तो आरबी की वेबसाइट एप्लीकेशन है, उसमें भी जैसे ये एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो वहां पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा और ये टेस्ट खुल जाएगा। वहां पे आप अपना स्कोर चेक करना, तो वहां पे आपको एक्चुअल स्कोर बताया जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ना गलती से गलत आंसर मार्क हो गया था और वेबसाइट पे वो अपडेट हो नहीं पाता। ठीक है, तो वेबसाइट पे स्कोर आपका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन एप्लीकेशन पे जो स्कोर होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। तो एप्लीकेशन से आप एक बार इतना स्कोर चेक कर लेना। ठीक। अगर मैं बात करता हूँ मिस्टेक क्या थी, जैसे एक इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, हमें एंटोनिम बताना था फ्रीजिंग का। तो इसका जो एंटोनिम आएगा वो ट्रॉपिकल आएगा। गलती से जो इसका आंसर मार्क किया हुआ था वो ब्रिस्क था। ठीक है, ये नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ इनकरेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे। इसका आंसर था सक्सेसफुल, गलती से अक्रेंस मार्क हो रखा था, तो ये हमने अपडेट कर दिया है फिलहाल। एक क्वेश्चन ये था जिसके अंदर जो करेक्ट आंसर था वो एंड था, गलती से उसके अंदर सो डेट मार्क्ड हो रखा था, तो आपको एंड के साथ जाना है। एक क्वेश्चन ये था, हिंदी में तो ये क्वेश्चन ठीक था रीजनिंग का, इंग्लिश में गलती से यहाँ पे प्लस इज रिप्लेस्ड की जगह लिखा गया था इंटरचेंज, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया था इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इंटरचेंज की जगह हमें क्या करना है, प्लस कर रिप्लेस्ड करना है। देखो, रिप्लेस्ड और इंटरचेंज में फर्क क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहता है कि अगर हम प्लस को रिप्लेस करते हैं एक्स के साथ, तो जहां जहां प्लस होगा प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन जब हम इंटरचेंज लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। ठीक है, तो इंटरचेंज और प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहां पे रिप्लेस्ड आना चाहिए था, गलती से इंटरचेंज लिखा गया था। तो ये आप अपडेट कर लेना और अपने हिसाब से, इस हिसाब से आप मार्क्स देख लेना एप्लीकेशन पे। तो जो सेफ स्कोर बताऊंगा वो भी अपडेटेड उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें जो स्कोर रहा है एस्पिरेंट्स का इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से चला है। 300 या 300 से ऊपर लाने वाले 68 एस्पिरेंट्स थे। 280 या 280 से ज्यादा स्कोर करने वाले 653 एस्पिरेंट्स थे। 270 या 275 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन की मार्किंग गलत हो रखी थी। तो मुझे लगता है काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके 12 नंबर के आसपास बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स बढ़ने के बाद जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो लगभग 275 से 285 के रेंज में जाएगा इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का आप स्कोर देख सकते हैं। उसके बाद परसेंटाइल अगर आपको देखनी है किसी स्कोर पे कितनी परसेंटाइल थी, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो सेक्शन 1 में बस रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी सारी चीजें ठीक थी मेरे हिसाब से। तो स्कोर एस्पिरेंट्स के कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो ठीक ठाक अच्छा स्कोर माना जाएगा वो होगा 150। ठीक है, अगर आपके 150 या 150 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, उससे कम है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। एवरेज स्कोर सेक्शन 1 में 120 और मीडियन स्कोर 131 है। सेक्शन 2 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे थे जो इंग्लिश में बेसिकली सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स इंटरचेंज थे। तो इसमें हो सकता है कुछ बच्चों के 12 नंबर तक भी इंक्रीज हो जाए, इसलिए यहाँ पे टोटल स्कोर थोड़ा सा आपको कम दिखेगा। तो अपना स्कोर क्या कर लेना, जो रॉन्ग क्वेश्चंस में आपके कटे हैं उसे बढ़ा लेना, या फिर ऐप पे अपना अपडेटेड स्कोर देख लेना, तो आप वहां से वेरीफाई करना। ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं तो कंप्यूटर में जो एवरेज स्कोर था इस पर्टिकुलर टेस्ट में 15.43 था और मीडियन स्कोर 16 था। ठीक है, कंप्यूटर को कोई भी बच्चा लाइटली मत ले, मैं बार बार यही रिकमेंड कर रहा हूँ, वरना सीएचएसएल का पिछले साल का आप पेपर देखेंगे तो काफी टफ कंप्यूटर पूछा गया था। ठीक है, बाकी इतना ही। अब मैं आगे आपको मैथ्स के सॉल्यूशन कराता हूँ। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास,
हमें एक 6 डिजिट का नंबर दे रखा है, ये 24 से डिविजिबल है, तो हमें बताना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है पी क्यू की। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 24 मेरा किसका मल्टीपल होगा, आप कहेंगे सर 8 इंटू 3 है, तो 8 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए, तो मतलब 8 क्यू और 6 मेरा 8 से कटना चाहिए। अब जो ये वाली वैल्यू अगर इवन होती है तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हम कहेंगे कि क्यू 6 भी मेरा क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अब 8 का टेबल आप सभी लोगों को पता है, तो क्यू का क्या क्या मान हो सकता है, आप कहेंगे सर 8 टू जा 16 होता है, तो क्यू 1 हो सकता है मेरे पास। फिर यहाँ पे उसके बाद 56 8 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 5 हो सकता है और यहाँ पे फिर 9 हो सकता है। जनरली अगर 10th प्लेस पे वैल्यू जो हो तो 8 की टेबल में 4 का गैप चलता है, अगर यूनिट डिजिट को हम सेम रख लें। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो मैंने कहा 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, नो 3 वैल्यूज पॉसिबल है। अब ये वाली वैल्यू मेरी 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट मेरा कटना चाहिए 3 से। तो अगर सभी डिजिट्स का सम करूंगा तो 2 + 3 5 प्लस पी, 5 और 8 13 प्लस 6 मेरे पास हो जाएगा 19, 19 प्लस पी प्लस क्यू, ये कटना चाहिए मेरा 3 से। देखो ये 19 है, 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1, तो इसे 1 से रिप्लेस कर सकता हूं। 1 प्लस पी प्लस क्यू 3 से कटना चाहिए। अब क्योंकि पी क्यू का हमें मैक्सिमम मान चाहिए, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे पी को सबसे बड़ा कर दो। अगर मैं यहाँ पे पी को क्या रख देता हूँ, 9 रख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 9 जो कि 3 से कट ही जाएगा, तो पी को इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे सर 1 प्लस क्यू मेरा किससे कटना चाहिए, 9 3 से कटना चाहिए। क्यू का मैक्सिमम मान क्या रख सकता हूँ, फिर इस केस में मैं 8 रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि पी और क्यू डिजिट्स हैं, 1 to 9 ही कुछ ना कुछ जाएगा। तो मेरे पास पी का मान मैक्सिमम रखूंगा मैं 9, तो क्यू मेरे पास आ जाएगा 8, और इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे 9 इंटू 8 ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 72। दिस इज माई आंसर। ठीक है, ऑल्दो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया पी को 9 रख के, वरना आपको यहाँ पे पी को फिर 5 रख के आप देखते कि क्यू का क्या मान मिल रहा है, फिर क्या वैल्यू बनेगी, लेकिन और फिर 1 से। लेकिन जब हमें ऑलरेडी इतना तो क्वेश्चन करते करते अभ्यास हो ही जाता है कि यार ये मैक्सिमम पी का रख दिया, क्यू भी मेरा लगभग मैक्सिमम के आसपास ही जा रहा है, तो यही मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। और 72 हमने देखा ऑप्शन में अवेलेबल भी है, तो यही आंसर आने वाला है। चलें आगे। अच्छा, इनमें से कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा ऑप्शन है जो कभी भी हमारा इसमें से चारों में से आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, जो हम देखते ही बता सकते थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर डाला जाता है कुछ इस तरीके से कि आर पॉइंट ए बी को टच करता है, पी पॉइंट बी सी को और ए सी को क्यू पॉइंट टच करता है। ए क्यू मुझे 5.5 दे रखा है, पीसी मुझे 11.5 और यहां पे बी आर 8.5। हमें पेरीमीटर बताना है क्या होगा। देखो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सर्कल चैप्टर के अंदर कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनाई जाए, मान लो ये एक पॉइंट है, इससे हमने क्या करा, इस सर्कल के ऊपर अगर मैं दो टेंजेंट्स बनाता हूं कुछ इस तरीके की, तो इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये 5.5 है तो ये भी 5.5 हो जाएगा। ऐसे अगर एक्सटर्नल पॉइंट बी को देखो, एक टेंजेंट ये जा रही और एक टेंजेंट ये जा रही, तो इनकी लेंथ भी बराबर होगी, तो ये भी 8.5 हो जाएगा। और सिमिलरली ये 11.5 है तो ये भी 11.5 ही हो जाएगा। अब मुझे पेरीमीटर बताना है तो आप सम ही करना है, बाकी आप इसमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पहले से पता थी तो आपको पता है हर एक जो जो चीजें दे रखी हैं वो 5.5 इधर था तो इधर भी आएगा, फिर यहाँ पे 8.5 इधर है तो इधर भी आएगा, 11.5 इधर है तो इधर भी आएगा। तो मतलब इसका जो ग्रीन से लिखा हुआ है मैंने, इन तीनों के सम को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा, है ना। सेमी पेरीमीटर पूछता तो खाली इन तीनों का सम ही कर देता मैं। तो मेरा आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 5.5 प्लस 8.5 ये हो जाएगा 9 14, 14 प्लस 11.5 25.5, इनटू में 2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 51। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
कहता है राम कोई डिस्टेंस कवर करता है 15 आवर्स के अंदर और सेम डिस्टेंस मोहन कवर करता है 9 आवर्स के अंदर। ठीक है, अगर हमें राम और मोहन के टाइम के बारे में बता रखा है, डिस्टेंस मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये हो गया 15 और ये हो गया मेरे पास 9। ये क्या आ गया, डिस्टेंस, सॉरी टाइम। हमें पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो मैं इनकी स्पीड का रेशियो कह सकता हूं 9:15 आ जाएगा। अभी काटना चाहे काट सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोहन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है राम से, तो अभी स्पीड के बीच में चीजें पूछ रखी हैं, तो स्पीड के रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3:5, डिफरेंस आ गया 2 का। 2 रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 1 रेशियो मेरा 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे राम की स्पीड 30 और यहाँ पे मोहन की स्पीड 50 हो जाएगी। इतना पढ़ते पढ़ते मैंने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जो मोहन की स्पीड है वो 50 है, बिल्कुल ठीक है, 50 किलोमीटर पर आ रहा है। सम ऑफ देयर स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों की स्पीड का सम क्या आ रहा है, 50 प्लस 30 है तो 80 आ रहा है, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आंसर डी मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नहीं है, इनका सम होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक के अंदर 1350 पेज है, तो हमें बताना है कि कितनी डिजिट्स यूज की गई होंगी बुक को बनाने में। पहले छोटे से एग्जांपल से समझाते तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जिसने इस टाइप के नहीं कर रखे। मान लो आपके पास एक बुक के अंदर कितने पेज है, 15 पेजेस हैं, है ना, तो कितनी डिजिट्स यूज करी होंगी। आप कहेंगे सर पेज 1 को हम 1 मार्क करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता रहेगा, फिर 9th पेज भी आएगा, फिर हमारे पास 10th पेज आएगा, 11th पेज आएगा, 12, 13, 14 एंड देन 15। तो कितनी डिजिट्स यूज हुई। आप कहेंगे सर देखो 1 से लेके 9 तक तो मेरे पास सिंगल डिजिट है, तो टोटल 9 डिजिट्स यहां पे यूज हो गई। अब जैसे मैं 10 से 15 तक देख रहा हूं तो टोटल कितनी डिजिट्स यूज हो रही हैं। हर एक नंबर को बनाने के लिए मुझे 2 डिजिट का सहारा चाहिए, और टोटल कितनी हो गई 10 से 15 तक 6 हो गई, तो 6 × 2 में 2, और इन दोनों को सम कर दूंगा तो 12 + 9 ये वाला आ जाएगा मेरे पास 21। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब हमारे पास एक पेज के अंदर अगर 1350 बुक्स हैं तो कितने डिजिट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो वैसे तो इसका कुछ बच्चे याद करके रखते हैं कि सर 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट्स यूज होंगी, उतना निकाल लेते हैं और उसके बाद का आबाद में कर लेते हैं। लेकिन मैं बेसिक से आपको फिर भी बता देता हूं। जैसे देखो सिंगल डिजिट वाले अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आएगा 1 to 9 पेजेस। कितनी डिजिट्स यूज हुई, क्योंकि सिंगल ही है तो 9 × 1 कर सकता हूं मैं, तो ये आ गया 9। अब 2 डिजिट्स वाले, तो 2 डिजिट्स में मेरे पास 10 से लेके कितना आ जाएगा, 99 तक आ जाएगा। टोटल नंबर्स कितने होंगे, ये आपके पास बनेंगे 90 नंबर्स। ध्यान रखना, ठीक है, नंबर्स कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे सर ये 10 है, फिर 11 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, तो उस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी होती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पे +1, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी बनेगी, 90। ठीक है, तो कभी भी गलती से ये मत कर देना कि भैया 10 to 99 जा रहे हैं तो यहाँ पे 89 टर्म्स बनेंगे, वो गलत हो जाएगा, 90। अब हर एक कितनी डिजिट्स चाहिए एक नंबर बनाने के लिए, 2 डिजिट चाहिए, तो × 2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 180। ऐसे अगर मैं 3 डिजिट्स का निकालूंगा तो आप कहेंगे सर ये स्टार्ट होगा 100 से और ये कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। अगेन कितनी डिजिट्स हो जाएंगी यहाँ पे, आप कहेंगे सर ये 999 - 100 + 1, तो ये वाली वैल्यू टोटल बनेगी मेरे पास 900, और इनटू में 3 ये वाली वैल्यू हो गई 2700। तो अगर मैं यहां पे तीनों को समराइज करके लिख दूं कि 1 से लेके मेरे पास 999 तक कितने डिजिट्स बनती हैं, इन तीनों को सम करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2880 2889 इतने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास 1 to 999। अगर आप ये याद रख लेंगे तो एग्जाम में हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम बचा लें, क्योंकि जनरली एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे 4 डिजिट तक का ही पूछता है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होगा 5 डिजिट 6 डिजिट का पूछेगा, और 3 डिजिट का भी बहुत मुश्किल से ही पूछता है। जनरली 4 डिजिट का पूछता है, वरना इससे कम होगा तो आप बेसिक से निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना याद रख लोगे तो आसानी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 1350 पेजेस है ना, हमें कहां से कहां तक जाना है। आप कहेंगे सर 1000 से लेके 1001 ऐसे चलेगा कहां तक, 1350 तक। तो कितनी टर्म्स बनेंगी, आप कहेंगे सर ये सारी 4 डिजिट की हैं, इसमें से इसे अगर घटाऊंगा
तो मेरे पास आएगा ये 350 और +1 तो ये बन जाएगा 351। टोटल टर्म्स कितनी हो गई 351 और इनटू में आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 140। टोटल डिजिट्स कितनी लगेंगी, इन दोनों का सम करेंगे। अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखो 9 और 4 3, यूनिट डिजिट 3 किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? आई होप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये चीज याद रख लेना, बाकी इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे गलती मत करना। देखो अगर लॉजिकली भी आप देखो 1001 से 1350 तक किसी से भी पूछ लो तो आसानी से बता देगा सर 350 डिजिट्स हैं। बस यहाँ पे 1000 को भी यूज करना है तो एक और डिजिट ऐड होगी, 351 टोटल नंबर्स बनेंगे मेरे पास, और डिजिट्स निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देता। मैं कह देता भैया आप ये बता दो कि मेरे पास अगर एक बुक के अंदर 7489 पेजेस हैं तो कितनी डिजिट्स यूज होंगी। तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा हिसाब है, एक तो पहले तो 2889 तो 3 डिजिट के नंबर्स तक जाने के लिए मुझे लगेंगी। उसके बाद यहाँ पे 2809 सॉरी 2889 तो यहां तक जाने में लगेंगे। और उसके बाद देखो इसमें से अगर आप यहाँ पे 1000 को घटाओगे और +1 कर दोगे तो मेरे पास यहाँ पे 7 की जगह तो बस आपको 6 कर देना है। ये 489 एज इट इज लिख दो और +1 कर दो तो ये बन जाएगा मेरे पास 90। और इसमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, चलें आगे। सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कहता है एक बोटमैन है जो 12 किलोमीटर 12 मिनट्स में रो करता है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में। डाउन स्ट्रीम स्पीड मुझे दे रखी है, क्या है 12 किलोमीटर 12 मिनट में। तो मैं कह सकता हूं यहां पे अगर किलोमीटर पर आवर में निकालनी हो तो 1 घंटे में कितना करेगा। तो आप कहेंगे सर 60 मिनट्स होते हैं तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर की उसकी किलोमीटर पर आवर की डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई उसकी। 24 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट क्या होगी स्टिल वाटर में। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है मेरे पास, ये होती है अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ये हमने पढ़ रखा है। तो 60 प्लस 24 ये हो गया 84 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 42। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक पर्सन ने एक आर्टिकल 20% डिस्काउंट पे खरीदा एमआरपी पे और उसे 20% प्रॉफिट पे बेच दिया इतने रुपए का। तो हमें बताना है एमआरपी क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एमआरपी है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया ना, तो आप कहेंगे सर ये कितने का मिला होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा यहाँ पे 4/5 20% काट दिया। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गया, इसे बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो 20% का प्रॉफिट लिया कॉस्ट प्राइस पे, तो मतलब 120% का बेचा। 120% कितना होता है 6/5। ये किसके बराबर है, ये बराबर दे रखा है 470.40। हमें बताना है एमआरपी क्या रहा होगा। तो सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि हम बेसिक से करें यहाँ पे, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। आप कहते हैं सर मेरे पास एक एमआरपी की वैल्यू दे रखी है, उस पर 20% पहले हमने वैल्यू घटाई और फिर उस पर 20% वैल्यू बढ़ाई, तो नेट चेंज कितने का आएगा। जब 20 का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे सर नेट चेंज होता है 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब 4% का क्या होगा डिक्रीज रहा होगा। तो एमआरपी को अगर हम 100% मान ले तो 4% का डिक्रीज मतलब 96%। 96% की वैल्यू ये है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 470.4 डिवाइडेड बाय 96 इंटू में 100। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, दोनों तरीके आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लो। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटा लूंगा तो मेरे पास एक 0 आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 से काटूंगा तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 से इसे काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2352 बन जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी काटना है। चलो
पूरा का पूरा एक साथ काटना चाहो तो 6 4 जा 24 हो जाएगा आपका। 24 से अगर मैं इसे काटूंगा तो पहले तो 9 जा जाएगा, ठीक है, फिर 192, फिर मेरे पास यहाँ पे 8 जा जाएगा। एमआरपी हो गया 98 इंटू में 5, दिस विल गिव मी 490, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसकी एबीसी, इसकी साइड बीसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया डी तक, कुछ इस तरीके से ही एबीसी एंगल का बाइसेक्टर, मतलब अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर बनाऊं और एंगल एसीडी इस एंगल का बाइसेक्टर बनाऊं, मैं लिख देता हूं ये वाला एंगल का बाइसेक्टर बनाया मैंने और एक मैंने ये वाले एंगल का बाइसेक्टर बनाया, तो ये कहां पे जाके मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। ए बी ए सी के बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर, बीईसी 42 दे रखा है तो ये वाला एंगल 42 दे रखा है। हमें बताना है एंगल एबीसी का मेजर क्या होगा, मुझे ये वाला कोण निकालना है कि क्या होगा। आपको पता है जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो, जब हमारे पास एक ट्राइंगल एक साइड को बढ़ा दिया, फिर इस एक का एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये एंगल होता है 2 थीटा। आप बेसिक से भी इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो ये 42 है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 84। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी को अब ध्यान से देखूं, मैं इस ट्राइंगल को अगर अब ध्यान से देखूं तो आप कहेंगे सर ये वाली साइड इसके बराबर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इन तीनों का सम 180, तो मेरे पास ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर 180 में से तो पहले 84 को हटा दो आप, ये इन दोनों के सम के बराबर, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे मेरे पास ये वाली वैल्यू 96 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 48। 48 विल बी माय आंसर। चलें आगे। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बेसिक बेसिक नहीं होंगी तो आप फंस जाएंगे एग्जाम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा है। 21 स्टेशन है एक जर्नी में, अगर मैं कोलकाता से कोची जाता हूं तो मैं मान लेता हूं यहां पे मेरे पास, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है कोलकाता और यहां से हमें जाना है 21 स्टेशन पे। ठीक है, दे आर 21 स्टेशन इन अ जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू कोची। जब हम 21 स्टेशन की बात कर रहे हैं तो सारे मिला जुला के 21 स्टेशन होंगे। ठीक है, हमें कहना है, हमें बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट टिकट्स, कितने डिफरेंट टिकट्स की जरूरत होगी हमें अगर एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन से इस बीच में किसी दूसरे स्टेशन तक जा सकता है। तो हम कैसे करेंगे, आप देखिए यहां पे, मान लो मेरे पास एक पर्सन कोलकाता से चलना स्टार्ट करता है, तो यहां पे हमारे पास टोटल 21 स्टेशन है, वो कहीं भी जा सकता है, वो स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पे जा सकता है, स्टेशन 3, स्टेशन 4। तो हमें सारी टिकट्स अवेलेबल करानी पड़ेंगी, उसके लिए नहीं करानी पड़ेंगी, करानी पड़ेंगी। तो मैक्सिमम कितने टिकट्स चाहिए स्टेशन 1 से स्टेशन 21 तक जाने के लिए। आप कहेंगे सर खुद को छोड़ दो, यहां से 1 से लेके 2 तक एक टिकट चाहिए, फिर 2 से 3 तक एक चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं चलता रहा तो यहां तक मुझे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी चाहिएंगी, 20 टिकट्स चाहिएंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैं वापस चलता हूं, अब मैं स्टेशन 2 पे आता हूं, जब हम स्टेशन 2 की बात कर रहे हैं तो अगेन मुझे 20 टिकट्स चाहिए। 2 से लेके 1 पे भी जाना पड़ सकता है मुझे, 2 से 3 पे, 2 से 4 पे, कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो 2 के अलावा कितने स्टेशन हैं, 20 और स्टेशन हैं, तो 2 से 20 स्टेशन तक की टिकट चाहिए हो सकती है मुझे। ऐसी 3 से 20 और स्टेशन तक की टिकट चाहिए हो सकती है, 4 से 20 स्टेशन तक की टिकट चाहिए हो सकती है। तो आप कहेंगे सर 20 प्लस 20 प्लस 20 और टोटल कितने स्टेशन है, 21 कहां तक जाएगा, 21 टाइम्स ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 21 इंटू में 20 और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 420। मुझे 420 डिफरेंट टिकट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला लगाना चाहेंगे, आप कॉम्बिनेशन लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन पहले थोड़ी सी एक चीज ध्यान से समझ लेना, जब आप टिकट लेते हो, सपोज करो आपको कोलकाता से कोची ही जाना है, ठीक है, कोलकाता से आपको कोची ही जाना है,
तो आपको 2 टिकट चाहिएगी। जैसे कोलकाता से कोची जाने की एक टिकट और कोची से कोलकाता आने के लिए आपको अलग टिकट चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको दिल्ली से बिहार जाना है या कहीं भी जाना है तो आपने एक टिकट बना ली, बस उसी से आप चले भी जाएंगे या उसी से वापस भी आ जाएंगे? नहीं, दिल्ली से बिहार जाने की एक अलग टिकट होगी, बिहार से दिल्ली वापस आने की अलग टिकट होगी। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीजों को समझना है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बनेगी 420। काफी बच्चों ने 210 आंसर मार्क किया है, वो गलत है। अब इसमें अगर आप कॉम्बिनेशन लगाना चाहें, जो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर 21 स्टेशन है, मुझे एक टाइम पे कितने स्टेशन चाहिए? 2 स्टेशन चाहिए एक टिकट बनाने के लिए, है ना? एक टिकट के लिए कितने स्टेशन की रिक्वायरमेंट है? 2। तो आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा मेरा 21 में से कोई भी 2 चूज कर लो, कितने तरीके हो सकते हैं, 21C2, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने 2 स्टेशन तो चूज कर ले, लेकिन उन 2 स्टेशन के बीच में, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको 2 टिकट्स की जरूरत पड़ेगी, ना कि एक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21C2 को, क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, 21C2 यूज करेंगे, तो कोलकाता से अगर कोची की एक टिकट मैं मान रहा हूं तो ये एक ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि दोनों को चूज कर लिया, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना मेरा, ठीक है। लेकिन हमें डबल चाहिए इसकी टिकट, जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके डबल टिकट चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21C2 क्या आ जाएगा, 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2, यही हम पढ़ते हैं। तो आप सोल्व करेंगे, यहां से 2 से 2 कट गया, 21 इंटू 20, यहां पे भी मेरी वैल्यू आ गई 420, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी किया जा सकता है, और बेसिक से मैंने आपको समझाई दिया कि लॉजिक क्या बन रहा है इस क्वेश्चन के पीछे। चले आगे। कहता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि आयरन का बना हुआ है, जिसका इनर डायमीटर हमें 42 दे रखा है। हमें बताना है अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट होगी इसकी टिन प्लेटिंग अगर मुझे करनी है इसके अंदर की साइड, एट द रेट ऑफ ₹14 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर लेते हैं बड़े आसानी से। आप कहेंगे सर अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास? रेडियस हो जाएगा 21, ठीक है। अगर मैं इसके इनर एरिया पे मुझे टिन प्लांटिंग करनी है तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? हेमिस्फेयर का होता है 2πr², तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21, और यहां पे भी आ गया 21। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा मेरे पास एरिया, 14 रुपीज लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी? इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। नियरेस्ट टू एन इंटीजर बनाना है तो सोल्व कर लेंगे। देखो आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहें। देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू सोल्व दिस। पहले तो मैं 7 से देखो 14 को काटूंगा तो 2 आ जाएगा। अब मुझे पता है ऊपर कहीं भी 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगी, तो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट मेथड से नहीं ट्राई कर सकता, ना ही डिजिटल सम लगा सकता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीजें पता है, क्या करना मेरे लिए आसान है वो देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है, ये वाली वैल्यू 421 होती है, ठीक है। आसान है ही करना। 2 2 और यहाँ पे 22 है, तो क्या मैं इसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ? 8 इंटू में 11 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आसान है या नहीं है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान कर सकते हैं, क्योंकि 11 से तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, मैं सेकंड्स में कर लेता हूं। तो पहले 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो आ जाएगा 8 6 और यहाँ पे 3 33। अब इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई करना तो आप कहेंगे सर लास्ट डिजिट है 8, 8 और 6 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 10 6 3 360.48। ये तो कोई ऑप्शन में नहीं दे रखा, मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। टू पाई आर स्क्वायर 7 से काटा 14 टू 8 इंटू 11 इंटू, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 441 है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8 2 3 5, और इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, पहले 8 आएगा, फिर 0 1 कैरी फॉरवर्ड 8, फिर मेरे पास 8 और फिर मेरे पास 3, ये वैल्यू आएगी 388.08।
ये आंसर आ जाएगा, वरना जहां पे आपने यहां तक आप पहुंचे थे तो तभी आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि 0.08 हटाया तो 8, यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। अगला सवाल, हमें बताना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हमें एक चीज पता है, देखो ये तो इंटीजर है तो छोड़ दो, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरे पास a साइन a प्लस बी कोस a हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम पूछ लेता तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू होती इसकी माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस में 4। 20 और 21 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 29 के साथ, तो 29 प्लस 4 और ये आ गया मेरे पास 33। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 4 साल का 9% पर एनम की ब्याज दर से 945 रुपीज कम है, जितना कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनता सेम सम पे 9 इयर्स के लिए 11% पर एनम की ब्याज दर से। तो हमें बताना है सम क्या होगा। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर 4 साल 9% के हिसाब से तो बना 36%, और यहाँ पे 9 साल 11% के हिसाब से बना 99%। इनका डिफरेंस करूंगा तो ये आ गया 63%, जो कि बराबर दे रखा है यहाँ पे 9450 के। तो हमें बताना है सम कितना होगा, 100% का मान क्या होगा। तो सोल्व कर लेंगे, 9 से दोनों वैल्यूज कट रही हैं तो ये 7 दे जाएगा और यहाँ पे 1050 चला जाएगा, और यहां से हमें दिख रहा है 7 से काटूंगा तो 15, तो मेरे पास 1 रेशियो किसके बराबर, 150 के बराबर, तो 100 150 और इनटू में 2 जीरो, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है x इसके बराबर, y इसके बराबर, z इसके बराबर, तो और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसके बराबर माइनस 3xyz इसके बराबर। तो हमें बताना है k किसके बराबर होगा। तो आपको पता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा हो तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज होते हैं और डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीजें दे रखी है, उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यूज मेरी ये 36 है, ये 37 के आसपास है, ये 34 के आसपास है, काफी क्लोज है। जब भी क्लोज होती है ये वैल्यूज तो हम जो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है मेरे पास 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर ये फॉर्मूला यहां पे लगाऊं तो सबसे पहले मेरे पास 1/2, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो 9 6 15 20 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 38 और 37 75 78 और 3 108, इनका सम करेंगे तो 108 आ गया मेरे पास। और यहाँ पे देखो डिफरेंस का स्क्वायर है तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास 1.1 बनेगा, 1.1 का स्क्वायर 1.21 प्लस में, अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे अगर हम डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो यहां से करूंगा तो 0.7 और यह 3.7, 37 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये 1369 होता है क्या। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अगर हम तो ये 2.1 2.6 का स्क्वायर कितना होगा 6 ये किसके बराबर है हमारे पास 0.54 के बराबर है। हमें बताना है वैल्यू क्या होगी। अच्छा 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी कर दी यहाँ पे कैलकुलेशन, अगर ये मैंने नहीं भी करता तो ऑप्शन की मदद से शायद आसान हो जाता। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास के बताना है ना, तो ये तो 54 आ रहा है, ठीक है, और ये 0.54 है तो 54 से 54 कट जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में 100 बन जाएगा मेरे पास। और के का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे ये हटा दिया मैंने, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बस मुझे इन तीनों का सम करना है। अगर मैं यूनिट डिजिट से करता हूं तो 9 और ये 6, यूनिट डिजिट तो 6 की आएगी, 2 ऑप्शन में नहीं बन रही बात। अब इन दोनों में तो काफी ज्यादा गैप है, 2100 कुछ है 2400 कुछ है, रफली निकाल लो तो ये मेरे पास 1300 और 700
2000, 2100 समथिंग, 2100 समथिंग आएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो क्या आ गया ये 2166। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बताओ क्या आंसर आएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इन सबका पहले डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेम बना सकते हैं एलसीएम लेके, और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी, सबसे बड़ी होगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एक तरीका तो ये है। बाकी दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी आप चीजों को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे 30 है और ये 9 है, तो 1.9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 0.63 बनेगा पहला। दूसरा, अगर 9 को मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ चीजें पता होती हैं वैसे, जैसे चलो इसे तो फिलहाल बेसिक से कर लो, वरना एक चीज और बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले मेरे पास 0.5 से जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर लगभग 6 से जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू जाएगी। 29/50 करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 58, 0.58 ये जाएगा। उसके बाद 21/25 करेंगे तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 बन गया, 21 इंटू 4 84, तो 0.84 जाएगा। क्लियर है? तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये आ गई 21/25, यहां पे है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वैल्यू आएगी मेरे पास 19/30, इसमें भी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगी मेरे पास 29/50। तो दिस विल बी माय आंसर। एक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया मेरा। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं इन सब का एलसीएम ले लेता, और जो एलसीएम मतलब एलसीएम बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करता, डिनोमिनेटर सेम हो जाता, तो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होता वो सबसे बड़ी वैल्यू देता, जो सबसे छोटा होता वो सबसे छोटी वैल्यू देता। तो उस केस में जैसे यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करें तो 25, 16 और 3 ये मुझे तीनों मल्टीप्लाई करने पड़ते, तो बहुत लंबा हो जाता डिनोमिनेटर सेम करना, तो बेटर है कि हम इस तरीके से कर लें। 9/16 का मैं आपको कुछ बता रहा था, तो मैं वो एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो 9/16 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते थे, अगर थोड़ा जल्दी करना था तो आप इसे 8+1 लिख सकते थे। आपको पता है 8/16 तो 0.5 देता है। परसेंटेज में कई बार ये चीज देखते हैं ना, 1/16 हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, ये 0.0625 होता है। तो एक्चुअली में जो ये वाली वैल्यू आएगी 0.5625 आएगी। और कई बार हम परसेंटेज में भी तो लिखते हैं। आप बताओ 9/16 को परसेंट में लिखना हो तो 100% करते हैं, और उसमें भी आप यही तो स्प्लिट करते हो। इसे 8+1 में 1/16 होता है 6.25%, 8/16 होता है 50, तो 56.25% आप लिखते हो। ये चीज आपको याद भी है। तो इसी चीज को यूज करते हुए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन और बचा सकते हैं आप। अगर ये चीज ध्यान होती तो डायरेक्टली 56.25 आप यहाँ पे लिख पाते। चलिए आगे, अगला सवाल मेरे पास देखो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को यूज करते हुए इसे सोल्व करके बता दो कि क्या वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो एग्जामिनर वहां पे चेक तो कर नहीं रहा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड करके भी तो अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, ऑप्शन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप एक्स और वाई की अपनी मर्जी से वैल्यू रख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में जीरो ना जाए। तो एक्स और वाई हम कुछ ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे एक्स और वाई की कि ये जीरो बने या ये जीरो बने। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू वाई तो हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, वाई को अगर मैं जीरो कर दूं यहाँ पे और एक्स को छेड़ू ना, तो मेरे पास क्या आएगा। मैंने क्या करा, वाई को कर दिया जीरो और एक्स को छेड़ ही नहीं रहा, तो साइन बाय साइन और 10/10 है, तो 10 होता है साइन बाय कोस और साइन बाय कोस। ये तो पूरा का पूरा कट गया और ये भी कट गया, मतलब 10x/10x बचा यहाँ पे, साइन एक्स बाय साइन एक्स इधर बचा, कट के मेरे पास क्या आ गया 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसी तरह लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा y को जीरो कर देता हूं एक वेरिएबल को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे पास अगर मैं y को जीरो भी कर देता हूं, क्योंकि ये जीरो ही बनेगा, पूरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना, ये भी मेरा जीरो ही बनेगा। x को एज इट इज रख दिया, तो मेरे पास बचा sin x डिवाइडेड बाय sin x, और यहाँ पे मेरे पास बचा 10x डिवाइडेड बाय 10x, कट के तो ये 1 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर इंटीजर वैल्यूज में आंसर दे रखा है, ऑप्शन में वेरिएबल्स होते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता कि क्या करें। बाकी एक रिजल्ट और याद कर लीजिए, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय
साइन x माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मेरे पास 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 10x माइनस 10y। फ्यूचर में क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको मदद कर सकता है ये वाला रिजल्ट, तो डायरेक्टली कर लोगे। अगर आपको ये पता होता तो यहां पे पुट करते और कट जाता, आपका आंसर आ जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक से कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब इस पे डीप में नहीं जा रहा। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई जगह साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। फिर इसे पूरे को डिवाइड कर देंगे, कोस एक्स कोस वाई से इसे भी डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट मिल जाएगा जो मैंने आपको भी याद करने को कहा, और यहाँ पे इससे कट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब कुछ नहीं करना था, ये कुछ ही सेकंड्स में करने वाला सवाल था, हार्डली 15 सेकंड लगनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें एक्चुअली में हाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं, वरना डायरेक्टली हो जाता है। अब कहता है हमारे पास भाई हमें एक क्लोज्ड बॉक्स बनाना है जिसकी आउटर मेजरमेंट्स इतनी है। ठीक है, ये वुड से बनाया गया है जिसमें वुड की विड्थ है इतनी, तो आप बता दो कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं, देखो तो हमारे पास यहां पे ये हमने क्या बना लिया, अपना बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि किसी चीज से बना होगा तो यहां पे और यहां पे दोनों डायमेंशन में फर्क होगा। मान लो वुड का बना हुआ है तो पूरे प्लेन पे हमारे पास क्या लगी होगी, वुड लगी होगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर मैं लेंथ वाला पोर्शन करूं तो इस साइड भी वुड होगी, इस साइड भी वुड होगी। अच्छा, 3.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। अगर पूरी लेंथ को हम देखें तो मान लो ये 92 है, तो इनर लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे सर 3.5 इधर, 3.5 इधर, ये हमें घटानी पड़ेगी, तो इनर लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 92 माइनस 3.5 इंटू में 2 डेट इज 7, और ये आएगी 85। ऐसे ही हमारे पास ब्रेथ में और ऐसे ही हमारे पास हाइट में भी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो आउटर वॉल्यूम होगी इस बॉक्स की वो होगी 92 इंटू 77 इंटू में मेरे पास 52। उसमें से अगर मैं इनर वॉल्यूम को घटा दूं, इनर वॉल्यूम कैसे बनेगी, विड्थ में भी हमें 7 कम करना है, लेंथ में भी और हाइट में भी। तो 92 माइनस 7 करूंगा तो ये वाली वैल्यू 85 आ जाएगी। 77 माइनस 7 70 और 52 माइनस 7 45। सोल्व करके बताओ आंसर क्या है। अगर मैं यहाँ देखो इंटीजर वैल्यू में चारों ऑप्शन में आंसर दे रखा है और हमें पता है यहाँ से इंटीजर मिलने वाला है, यूनिट डिजिट भी चारों डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आप कहेंगे सर 2 7 जा 14 2 जा 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ पे तो देखो 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 ही आएगा, तो जो आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 8 होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही करेक्ट हो सकता है और कोई करेक्ट नहीं हो सकता। चले आगे, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई करके बताना है। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले बता रखा है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अगर यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे ये लगा लो जिससे कि हमें पता चल जाए ये पहले सोल्व करना है। जहां पे भी प्लस और माइनस दिखे वो सेपरेटर की तरह काम करता है, तो अलग ब्रैकेट लगा लो जिससे कि चीजें आसान हो जाए। सिली मिस्टेक करने से बचा रहा हूं बस मैं आपको जब मैं ये चीजें कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चीजें क्लियर हो गई। अब देखो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन पहले परफॉर्म होता है तो वो हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये ब्रैकेट की तरह मान लो ऑफ अगर हमारे पास है यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 12, 6 बाई 12 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। सोल्व हो गया। 8 इंटू 8 64, 8 बाई 64 मेरे पास कितना आ गया 1 बाई 8, 1 बाई 8 इंटू 12 करूंगा 4 से काट देंगे तो 3 बाई 2, यही आएगा। माइनस में 12 माइनस 4 ये बचेगा 8, 8 बाई 16 मतलब ये बचेगा मेरे पास 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 3 करूंगा तो 3 बाई 2। ये मेरे पास रिजल्ट आया, इससे ये कट गया और आंसर आ गया 4। चले आगे, ब्रेक कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में, आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। हमें बताना है मोड बता दो राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसका, इस डेटा का। देखो बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो अगर मैं चारों यहाँ पे पूरी टेबल को देखता हूं तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ये 11 सबसे हाईएस्ट है, तो ये कहलाती है मेरी मॉडल क्लास। क्या कहलाती है ये, मॉडल क्लास।
और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम डिनोट करते हैं एफ नोट से, जो इस F1 से, सॉरी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करते हैं, इससे प्रीसीडिंग क्लास पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 से, और इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट करते हैं। और जो ये मॉडल क्लास होती है इसे, इसकी लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं, ठीक है, और हाइट बोलते हैं हम क्लास इंटरवल को, इनके बीच का गैप कितना है, दैट इज 5 माइनस 25 माइनस 20 दैट इज 5। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हमें मिल गई हैं तो ये फॉर्मूला होता है मोड का। लोअर लिमिट क्या है मेरे पास, यहाँ पे 20 है प्लस F1 माइनस F0, तो यहाँ पे मेरे पास 11 माइनस 8 ये आ जाएगा 3, 2F1 मतलब 22 माइनस 5 माइनस 8, और इनटू में मेरे पास हाइट कितनी है, 5 है। सोल्व कर लेते हैं, ये मेरे पास 13 घटाऊंगा 22 में से तो बचेगा मेरे पास 9, 1/3, 5/3 करेंगे तो मेरे पास 1.66, 20 प्लस 1.66 21.66, तो नियरेस्ट टू एन इंटीजर 20, मतलब डेसिमल प्लेसेस 2 तक बताना है तो 221.67 कह सकते हो, तो ये चला जाएगा अप्रोक्सीमेट। चले आगे, ठीक है, फॉर्मूला याद था तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल फिर से मेरे पास हायर ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। आप कहेंगे सर इस टेस्ट में हायर ट्रिग्नोमेट्री इतना दे दिया, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल दे रखा है मुझे, आप बता दो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहे। ऑल्दो ये क्वेश्चन बेसिक से भी बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आपको हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता है तो विदाउट उसके भी कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से। आप कहोगे सर एक एक्सप्रेशन है, जीरो इक्वेशन है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है, कोई भी इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वल्स टू का साइन कहीं नहीं है, एक वेरिएबल है, तो ए का मान कुछ भी मान सकता हूं अपनी मर्जी से। अब ए का मान ऐसा रखेंगे हम कि डिनोमिनेटर पे भाई मेरे पास क्या बन जाए, जीरो ना बने, और चारों ऑप्शन में भी मुझे मोर और लेस डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए। तो सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में आएगी, भाई ए को क्या कर रख देते हैं, सर ए को 0 कर दो। अगर मैं ए को 0 कर देता हूं तो ये तो सारा 0 बन जाएगा, और ये सारा क्या बन जाएगा मेरे पास 1 1 1 बनता चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, तो मेरे पास यहां पे तो आ जाएगा 0। लेकिन ऑप्शन में भी तो देखना पड़ेगा ना कि दो ऑप्शन सेम ना हो जाए। आप देखेंगे ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये भी 0 बन गया, और ये बन गया नॉट डिफाइंड, तो नहीं रख सकते 0। तो आपको थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा। तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मुझे डिफरेंट आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली दे दे, पहले ऑप्शंस की तरफ से हम जाएंगे और फिर क्वेश्चन में रखेंगे। आप कहेंगे सर ए को क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री रख के ट्राई कर सकते हैं, तो हो सकता है हमें एक सिंगल आंसर मिल जाए। तो आप या तो ए को यहाँ पे 30 डिग्री रख लो, मेरे ख्याल से आपको एक सिंगल ही आंसर मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपकी, ठीक है। वरना अगर ए को आप 30 भी नहीं रखना चाहते तो एक काम करो, ए को 45 डिग्री रख दो। 45 डिग्री सबके लिए आसान रहता है, तो 45 डिग्री के साथ चलते हैं। अगर ए को 45 रखूंगा तो 1090 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा 1/0 की फॉर्म, 490 0/1 ये 0 हो जाएगा, 10 135 ये -1 बन जाएगा मेरे पास, 10 180, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0/10, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में 0 है, एक में 1/0 मतलब इनफाइनाइट की टेंड कर रहा है, एक -1। तो अगर इन दोनों में से कोई आंसर आ गया तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, वरना मेरा आंसर आ जाएगा। 45 रखूंगा तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 225 तो साइन 225 क्या होगा, साइन 180 प्लस 45। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव आएगा, साइन 45 बचेगा जो कि होता है 1/√2, ठीक है। डिनोमिनेटर में अब सोल्व कर लो, ऐसे cos 45 1/√2, cos 90 0, cos 180 -1, और cos 225 अगेन 180 प्लस 45, तो मेरे पास नेगेटिव में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे 1 ऊपर, ये कट गया, ये कट गया, नीचे -1 बचा क्योंकि यहां से ये कट गया, तो -1 किस में आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसे हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता उनके लिए मैंने बताया, वरना बेसिक से तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले आपके सामने मैंने कुछ लिख दिए हैं। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है ये, साइन कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है ये, हमें इसी फॉर्म में दे रखा है ना, तो जनरली यही फॉर्मूले लगेंगे। अब जब भी हम इस तरह की चीजें देखते हैं, देखो ए है, 2a है, 4a है और 5a, हमें पता है 5a और a
क्या बनाएगा 6a, 2a प्लस 4a कितना बनाएगा 6a। तो हम पेयर्स को इस तरीके से रखते हैं कि दो के कॉम्बिनेशन में जो सम बने ना वो बाकी के दो के कॉम्बिनेशन में सम बने। इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, अगर मैं इसे यहां पे सोल्व कर लेता हूं तो साइन a प्लस साइन 5a, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 साइन a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 डेट इज 3, और उसके बाद यहां पे cos 5a माइनस a 4a डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 2a, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस में साइन 2a और साइन 4a में लगाऊंगा तो मेरे पास 2 साइन 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 2 साइन 3a, और यहां पे फिर मेरे पास 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो मेरे पास cos 1a। ऊपर तो ये बना, ऐसे ही नीचे लगाओगे तो cos a प्लस cos 5a को ले गए तो 2 cos 3a बचेगा, और यहाँ पे sin 2 बचेगा, और इधर चलूंगा आगे तो बस cos और sin आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, 2 cos 3, और यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया, cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। बाकी सारी चीजें तो सेम ही कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे साइन और cos आ रहा था, यहाँ पे cos cos आएगा, तो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी। cos 3 है, यहाँ पे cos 2 आएगा, यहाँ पे 2 cos 3, और यहाँ पे cos 1 आएगा। आप देखेंगे कुछ चीजें मेरी कॉमन आके कट जाएंगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे 2 साइन 3 को कॉमन ले लिया और नीचे 2 cos 3 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास cos 2 प्लस cos 1, यहाँ पे भी क्या बचा cos 2 प्लस cos 1, साइन 3 बाई cos 3 ये आ जाएगा tan 3। tan 3 क्या है मेरे पास, tan 3 है, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, लिखते टाइम कोशिश करो जितना कम से कम लिखा जाए, जितना लिखने में टाइम बचा सको बचाओ। अगला सवाल मेरे पास क्या आता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक मेरे पास पिरामिड है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका बेस हमें दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है हमें 4√3। कहता है अगर इसका कोई एक लेटरल फेस में ले लूं तो उसका एरिया है 20। लेटरल फेस कौन सा होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर जैसे ये वाला फेस अगर मैं ले लूं तो ये पूरा का पूरा फेस, इसका एरिया, इसे लेटरल फेस बोलते हैं, इसका एरिया हमारे पास क्या है 20 है। तो हमें बताना है इसकी हाइट क्या होगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो हाइट होती क्या है। अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक सेंटर लूं तो वो कुछ यहां पे आएगा, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर खींच दूं तो ये इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, इतना सब भी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि हाइट ये होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया मुझे दे रखा है 4√3 बेस का, तो बेस की साइड निकाल सकता हूं क्या मैं। अगर इसे साइड को a मान लूं तो आप कहेंगे सर ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर एरिया के बराबर, और यहां पे मेरे पास 4 4 16 हो जाएगा, √3 से कट जाएगा, साइड आ गई मेरे पास 4। अब मुझे हाइट बतानी है, ये बेस मुझे पता है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। अगर मैं इसे यहां से ये मिला दूं और इसे यहां से ये मिला, आप देखेंगे जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना मेरे पास, ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। तो मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि बेस तो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इंटू में इसे मैं मान लेता हूं से के, तो ये हो गया के, ये किसके बराबर 20 के बराबर है, तो मेरे पास के का मान कितना आ गया 2, और ये आ गया 10। अब बारी आती है ये वाली दूरी निकालने की, ये कैसे निकालेंगे। आप अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, अगर मैं इसकी सारी मीडियंस बना दूं या सारे परपेंडिकुलर्स को मिला दूं या सारे
मीडियंस, परपेंडिकुलर्स या एंगल बाइसेक्टर्स कुछ भी मिला दूं तो जो सेंटर पॉइंट आता है यही इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, और इसी के टॉप पे जाके आपका ये वाला पॉइंट आएगा। मुझे ये चीज भी पता है, तो मुझे क्या करना है, साइड से ये सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो साइड से ये सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा मेरे पास। आप कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ये वाली दूरी अगर मैं इन सेंटर ऐसे बना देता तो जो इसका रेडियस होता ये वही तो होता, और इन रेडियस मेरा किसके बराबर होता है, साइड अपॉन में 2√3। तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी, ये जो ये वाला r है इसका मान आ जाएगा 4 अपॉन में 2√3, जिसे मैं 2/√3 लिख सकता हूं। अब सोल्व कर लो, देखो ये 2/√3 है, ये 10 है, ये तीनों आपस में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। मैं फिगर को थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके की मेरे पास एक फिगर दिख रही है बनती हुई। ये हाइट मेरी सीधी जा रही है, फिर एक एंगल पे ये जा रहा है, और ये मेरे पास रेडियस है। थोड़ा सा समझाने में हो सकता है टाइम जा रहा हो, लेकिन हर एक बच्चे को समझ में आ जाए इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। ये है मेरे पास, ये है 10, और ये मुझे निकालना है कि क्या है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4/3, 400, 300 माइनस 4 296 डिवाइडेड बाई 3 रूट में, ये 4 से कट जाएगा मेरे पास, तो क्या वैल्यू आएगी 60, 76, 74, 2 बाहर आ गया, √74 डिवाइडेड बाई 3। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा सवाल था। चलें आगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास कि ये डेटा है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखा है, इनका मीडियन मुझे 41 दे रखा है। तो हमें बता दो इस डेटा का मोड का और के का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीडियन जो दे रखा है उसका यूज करेंगे। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स है। तो मेरी क्या होगी 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म मेरी मीडियन टर्म होगी, मतलब 6 टर्म। 1 2 3 4 5 6 ये मेरा मीडियन बन गया। तो ये किसके बराबर, 41 के बराबर। तो के का मान आ गया मेरे पास 37, राइट। अब मोड निकालेंगे तो 37 + 7 कर दूंगा यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 44। सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है मेरे पास, एक ही संख्या रिपीट कर रही है, डेट इज 50। तो 50 क्या हो गया मेरे पास मोड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 37 इंटू 50 करेंगे, 37 इंटू में 5 होता है 185, तो 1850 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बस लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है, बाकी कुछ नहीं था। अगला सवाल हमारे पास 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं, उनका एवरेज क्या है। अगर आगे के 6 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड कर दें तो जो अब 12 नंबर्स बन जाएंगे, तो हमें बताना है कि उनका एवरेज क्या हो। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वैसे तो आप लोगों को ज्यादा डायरेक्ट पता होता है कि अगर इवन नंबर्स हैं हमारे पास कुछ, ठीक है, वो कितने भी हो मैटर नहीं करता स्टार्टिंग में, अगर लास्ट में हम उसके बाद कुछ और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को ऐड करें, मान लो हमने यहाँ पे 6 इवन नंबर्स ऐड करे ना, तो जितना पहला मेरे पास एवरेज था उसमें 6 ही भर जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ रखे हैं, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अब ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली ओड नंबर्स हम आगे ऐड कर देते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, तो उस केस में तब भी मेरे पास जितने नंबर्स हमने ऐड करे एवरेज उतने से ही बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर k + 6 होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता वो बेसिक से कैसे देखें। आप कहेंगे सर k का मान हमें तो पता नहीं, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, तो मैं स्टार्टिंग के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेता हूं। स्टार्टिंग के 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आपको लेने हैं तो आप कह सकते हैं सर 2 4 6 8 10 और 12, इनका एवरेज क्या होगा। वैसे तो आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
डिवाइडेड बाय 2 मुझे एवरेज दे देता है, तो एवरेज आ जाएगा इनका 7। ठीक है, ये जब एपी में सीरीज होती है तो हम ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं एवरेज। ठीक है, इसके बाद अब आगे के 6 टर्म्स और लिख लेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब इनका एवरेज निकालना है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 और 24, ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ गया 13। तो एवरेज कितने से बढ़ गया, पहले 7 था अब 13 है, ये बढ़ गया 6 से। तो मेरा जो एवरेज होगा, अगर इसे मैं k मान लूं तो k प्लस 6, दिस इज माई आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को। वरना आप इसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, वो कैसे बताऊंगा। देखो, स्टार्टिंग के अगर मैं 6 नेचुरल नंबर ले रहा हूं, स्टार्टिंग 6 इवन नेचुरल नंबर्स अगर मैं ले रहा हूं, तो इनका एवरेज क्या होता है n नेचुरल नंबर्स का, वो होता है मेरे पास n प्लस 1, है ना। और अगर अब मैंने 6 और जोड़ दिए, तो स्टार्टिंग के 12 का जो एवरेज होगा मेरे पास, वो क्या होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे ये n की जगह रख दो 6 प्लस 1, अब यहाँ पे 12 है तो ये 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितने से बढ़ गया, आप कहेंगे सर प्लस 1 तो एज इट इज है, 6 का क्या हो गया 12, तो 6 से मेरा एवरेज बढ़ गया, तो k प्लस 6। बहुत सारे तरीकों से देखा जा सकता है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आपके मन में जो आए उससे कर लीजिए। अगला सवाल हमारे पास, एक आर्टिकल को अगर हम 1520 का बेचते हैं तो अनु को उतना ही लॉस होता है जितना उसे गेन होता अगर वो इसे 5% के प्रॉफिट पे बेचती। तो आप कहेंगे सर 5% के लॉस पे बेचा होगा, तभी तो मेरा जो लॉस है वही 5% प्रॉफिट के बराबर होता। तो 5% की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 95% कह लो या फिर 19/20 कह लो, ये मेरा किसके बराबर है, 1520 के बराबर है। अगर इसे 1960 का बेचा जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो 19 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 8 टाइम्स जाएगा तो 80, और कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 1600। इतने का बेचना है तो कितने का प्रॉफिट है, 360 का प्रॉफिट बनेगा। कितने पे, 1600 पे, तो 2 जीरो तो परसेंटेज में करने में कट ही जाएंगी, तो बचाए 16। वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 4 से काट दो पहले तो 90, और ये आ जाएगा मेरे पास 4, 22.5। चलें आगे। अगला सवाल, x रुपीज को ABC में कुछ इस तरीके से बांटा गया कि A/B मेरे पास 5/12 है, B/C मेरे पास कितना है 8/7 है। हमें बता दो अगर A और C के का डिफरेंस 231 है तो x का मान क्या होगा। x तो इन तीनों का सम है, चलो निकाल लेते हैं। आप कहेंगे सर B कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सॉरी, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ABC का रेशियो कितना आ जाएगा 10, 24 और 21। A और C का डिफरेंस कितना आया 11, ये किसके बराबर 231। दिख रहा है कितने टाइम्स जा रहा है 21 टाइम्स, 1/21 के बराबर। हमें क्या बताना है, इन तीनों का सम, x का मान इन तीनों के सम के बराबर था, तो ये मेरे पास हो गया 31, 55 इंटू में 21, तो 20 करूंगा तो 1100 तो 1155 ये बन रहा है ना। चलिए अगला सवाल, कॉपर और जिंक का रेशियो जो है ब्रास के अंदर वो 5/7 है। हमें बताना है कॉपर कितनी होगी इन 30% ऑफ 360 kg ऑफ ब्रास। तो आप कहेंगे सर 30% ऑफ 360 निकालना है तो 3 इंटू 36 डायरेक्टली कर लो, और ये आ गया 108। इसके अंदर कॉपर कितनी है ये बताना है, तो टोटल कितना हो गया ब्रास 5 + 7 रेशियो 12 रेशियो, कॉपर है 5 रेशियो, तो 5/12 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पे 9, 5 से 45। दिस विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नंबर को पहले हमने 20% बढ़ाया, फिर उसे 15% घटाया और उसे फर्दर 15% हमने इंक्रीज कर दिया। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। तो 20%, 15%, आपके ऊपर आप कौन सा मेथड यूज करना चाहें। दो तरीके से कर सकते हैं, इफेक्टिव से और डायरेक्ट बेसिक से। चार ऑप्शन भी दूरी पे है तो आप कैसे भी कर लो। अगर मैं इफेक्टिव से करूं, जो जनरली मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद मुझे लगता है, अगर क्लोज आंसर हो तब भी, देखो 15 और 15 का इफेक्टिव कितना आएगा, यहाँ पे एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, सॉरी। तो नेट चेंज आएगा 2.25, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 करा नेगेटिव में। और अब इन दोनों का इफेक्टिव निकालूंगा तो 20 माइनस 2.25 ये आ जाएगा 17.75, और यहां पे फिर प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा माइनस में। 2.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4.5, तो 45.5 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.45, वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 17.3। अच्छा, ये मेथड क्यों यूज करता हूं मैं जनरली, क्योंकि ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पे 17.75 देखा और मैंने देखा यहाँ पे पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मुझे पता है जो आंसर आएगा मेरा 17 की रेंज में कुछ आएगा। तो चार ऑप्शन में जो 17 के आसपास आंसर होता वो मैं मार्क कर देता, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बेसिक से करते तो आप बेसिक से तो वैसे ही कर लोगे कि पहले 20% बढ़ाया तो 5 का 6 हो गया, फिर हमने क्या करा 15% डिक्रीज करा तो 17 का 20 रह गया, फिर 15% बढ़ाया तो 23 हो गया, किसका 20 का। सोल्व कर लो। नीचे तो देखो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार 2 से काट दो बस, ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 20 इंटू में 5 ये आ जाएगा मेरे पास 100 और 10,000। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3, 17 और 23 को। बेस सबसे आसान कैलकुलेशन क्या रह सकती है, 3 को पहले 23 से कर लिया तो 69 आ गया, और यहाँ पे 17 को इससे करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 15 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे 17 इंटू में 6, 102 प्लस 15 ये आ गया। तो 1000 का इतना बन रहा है, तो 100 का कितने का इतना, 100 से कितना ज्यादा है 117.3, 17.3। ठीक है, आंसर आ गया। वरना इतना पूरा करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट से करते तो भी आपको समझ में आ जाता कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रही है 3। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1000 ही था, तो 100 का मल्टीपल है, तो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जाएगी, पॉइंट के बाद जो भी आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो चार ऑप्शन में देखा एक ही ऑप्शन ऐसा था पॉइंट के बाद 3 वाला। अगला सवाल कहता है क्यूब रूट n 5 और 6 के बीच में लाई करता है, n एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें बताना है कि n कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है 5 और 6 के बीच में है, दोनों साइड अगर क्यूब कर दूं मैं तो मेरे पास यहाँ पे जो n है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू दे रखा है यहाँ में और पॉजिटिव भी वैल्यू रही होगी n की, तभी 5 और 6 के बीच में है, तो क्यूब कर दिया दोनों साइड तो ये 125 आ गया, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई 21। n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, आप कहेंगे सर 126 ले सकता है, क्योंकि इससे बड़ा होगा, इनके बीच में लिखा हुआ है ना बिटवीन, तो ना ये इंक्लूडेड है ना ये इंक्लूडेड है, तो 126 से लेके ये वैल्यू ले सकता है 215 तक। कितनी वैल्यूज होंगी आप यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे 215 माइनस 126, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है n टर्म्स का, ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे निकालनी हो तो ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करा है, वही उसी से कर रहा हूं मैं, वरना कई बार गिनती करने में काफी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां से माइनस का 6 है प्लस का 1 है, तो ये 5 रह जाएगा, तो 125 215 में से घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 90। चले आगे। अगला सवाल, ए और बी मिलके एक काम को 24 डेज में कर सकते हैं, बी और सी मिलके उसी काम को 36 डेज में कर सकते हैं, ए ट्वाइस एज गुड एज सी है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करें तो 2c ए के बराबर है एफिशिएंसी, तो हमें बताना है बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। जब भी इस तरह का सवाल हो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, 24 और 36 का एलसीएम आएगा 72, तो ए की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई ए प्लस बी की 3 और इनकी आ गई 2। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए बराबर है 2c के, तो यहां से ए की जगह लिख दिया मैंने 2c।
अब इसमें से अगर एफिशिएंसी का डिफरेंस निकाल दूं तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, 2c माइनस सी, तो मेरे पास बचेगा सी, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 माइनस 2, ये आ गई 1। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 प्लस सम बी इक्वल्स टू 2, तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई, 1। बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 1, क्या आ गया, 72 डेज। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है, एक शॉपकीपर ये सारे डिस्काउंट की स्कीम्स देता है एक आर्टिकल पे बायर्स को, या तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 25% के, एक डिस्काउंट ले लो 35% का, दूसरा 15 का, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 40 का एक 10 का, या एक सिंगल डिस्काउंट ले लो 50% का। हमें बताना है शॉपकीपर को सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें होगा। शॉपकीपर को अगर बेनिफिट देना है तो हमें डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। और डिस्काउंट मिनिमम किसमें होगा, आप ध्यान देंगे 25 के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो मेरे पास जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100, नेट डिस्काउंट मुझे इससे मिलता है। और हमें क्या करना है, इसे मिनिमम करना है। तो मतलब हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है, अगर a प्लस बी कॉन्स्टेंट हो जाता है तो ये वाला कंपोनेंट जो ए बी डिवाइडेड बाय 100 है, हमें इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये वाली वैल्यू मिनिमम बनेगी। और अगर मेरे पास दो वैल्यू है, देखो 25 है सम, तो ये 625 बाय 100 माइनस वाला कंपोनेंट होगा माइनस 6.25। यहाँ पे एक 35 15 है सम, तो 50 बनेगा। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 15 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास 5.25 बनेगा। 4 को 10 से करूंगा 40 माइनस का 4% बनेगा, नेगेटिव वाला पार्ट। और सिंगल डिस्काउंट है इसमें तो ये तो 50% ही हो गया, तो ओवरऑल इसमें तो नेगेटिव वाला पार्ट 0 आएगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसमें, इसमें। तो मेरे पास ये हो जाएगा मैक्सिमम फायदा देगा शॉपकीपर को, क्योंकि इसमें मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को। बाकी ये चीज बस मैंने बताने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर दिया, वरना हम डायरेक्टली कर पाते हैं। अगर मेरे पास दो क्या कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट हो और सम सबका सेम बन रहा हो, सारे दो जो भी दो टर्म्स हैं उनका सम जैसे यहाँ पे सभी केसेस में बराबर बन रहा है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, दो वैल्यू जो सबसे ज्यादा करीब होंगी उसमें हमें मिनिमम डिस्काउंट मिलता है। तो 25 और 25, क्योंकि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 25 के, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सबसे ज्यादा करीब है, इनके बीच का डिफरेंस 0 है, तो इस केस में मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो दो वैल्यूज है इनका डिफरेंस जितना कम होगा उतना कम डिस्काउंट, जितना डिफरेंस ज्यादा उतना ज्यादा डिस्काउंट। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट क्लासेस में पढ़े जाते हैं। चलते हैं हम आगे, डायरेक्टली देख के करने वाला। ये वाला सवाल एडिटिव सीजीएल 2024 टीयर 1 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या आता है कि आप बता दो कि ए और बी का सम क्या होगा अगर हमारे पास जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं ये और ये, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो अगर दो इक्वेशन मुझे ऐसी दे रखी हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो हम कहते हैं a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 c1 बाई c2 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ दोनों इक्वेशंस को फिर से लिख दूं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू a है, और यहाँ पे मेरे पास 8x प्लस by इक्वल्स टू 12 है। तो जो रेशियो होगा 2/8, ये बराबर होगा मेरे पास y के साथ है 1/b, और यहाँ पे a/12, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये वाली वैल्यू तो आ गई 1/4, 1/b बराबर है 1/4 के, तो b आ गया 4, और ऐसे ही a/12 भी बराबर है 1/4 के, तो 4 से काटूंगा तो 3, तो मेरे पास a किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। इन दोनों का सम कितना हो गया, 7। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। वरना आप ये भी कर सकते हैं, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो ना, तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन सेम ही होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव कॉपी पेस्ट होती हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 8x है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे सर ये 8x प्लस 4y और इक्वल्स टू मेरे पास किसके बराबर हो गया, 4a के बराबर हो गया। अब आप कंपेयर कर लो, 8 b किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया, और यहाँ पे 12 है और ये 4 है। 4 है अगर 12 के बराबर, तो a का मान किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। इस तरीके से भी देखा जा सकता है। क्लियर है सभी लोगों को?
अगला सवाल मेरे पास आज की क्लास का आखिरी सवाल है। एक सेक्टर है जिसका सेक्टोरियल एंगल मेरे पास दे रखा है 75 डिग्री, रेडियस दे रखा है हमें 9.6, हमें बताना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, और आंसर भी हमें पाई की फॉर्म में बताना है तो डायरेक्टली कर लेंगे। थीटा है हमारे पास 75 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में 2 इंटू पाई इंटू आर है मेरे पास 9.6। ठीक है, तो यहां पे पहले तो आप इसे 15 से काट दो, 5 जा और 15 24, फिर से काटूंगा तो 12 से ये काटूंगा तो 0.8 इंटू में 5 4 पाई। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने पूरी की पूरी क्लास कर ली। आज का जो टेस्ट था मैथ्स का सेक्शन ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल था, इजीली डुएबल थे सारे के सारे क्वेश्चन। जिसका प्रैक्टिस अच्छी थी वो सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन कर सकता था एग्जाम में। ठीक है, छूटता तो एक जो क्वेश्चन मुझे ओवरऑल पूरे टेस्ट के अंदर अच्छा लगा वो था हमारे पास क्वेश्चन पिरामिड वाला। ये इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, और ये भी जिसने पढ़ रखा है कंसेप्ट उसके लिए मुश्किल नहीं था। हायर ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी सवाल थे अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते थे तो भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे क्वेश्चंस को। ये मोड के फॉर्मूला बाकी सारी चीजें आप देखेंगे ओवरऑल टेस्ट को। अगर मैं फिर से सारे क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा, ये वाला बहुत बार एसएससी पूछता है तो इजी था, कुछ काफी लोगों ने पढ़ते ही कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते। इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये वाला भी इजी था क्वेश्चन हमारा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कंसेप्ट जिसे पता है उसने कर लिया होगा, एग्जाम में आता है, इस बार भी आया था। ये वाला क्वेश्चन इजी, दिस वाज आल्सो इजी। ये थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा। ये वाला क्वेश्चन ठीक था, कुछ बच्चों ने इसमें सिली मिस्टेक करी होगी तो इसका लेवल हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नए पैटर्न में ही एसएससी ने पूछ सकता है। पहले 2022 तक नहीं आते थे तो कुछ लोगों को दिक्कत रहती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में या प्रोबेबिलिटी में, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल। ये इजी था क्वेश्चन। ये अगर हायर ट्रिग्नोमेट्री में आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ये इजी था। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट था, अगर आप वो मैनेज कर पाए तो क्वेश्चन हो गया होगा। ये इजी था। ये वाला वैल्यू पुटिंग बेस्ड था, ये यूनिट डिजिट से इजीली हो जाता। ये सिंप्लीफिकेशन का आसान था, ये फॉर्मूला बेस्ड था पूरा। ये वैल्यू पुटिंग से हो जाने वाले क्वेश्चंस थे, ये मुश्किल हो गया। ये भी लैंग्वेज बेस्ड था, इजी इजी। ठीक है, तो सीएचएसएल का जैसा पेपर आता है आपका जनरली, जैसे 2 साल से हम देख रहे हैं तो जनरली इजियर साइड ही चल रहा है, तो लगभग वैसा सा ही पेपर था। इसे हम उससे मुश्किल जोन में नहीं डाल सकता, तो पेपर को इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट माइनस की तरफ हम इस पेपर को रख सकते हैं। चलिए गाइस, बाकी आप टेस्ट देते रहिए आरबी पे, फ्री टेस्ट। सीएचएसएल का जो लाइव टेस्ट होता है हर वेडनेसडे होता है, आपको पता है। सीजीएल का सैटरडे संडे में होता है, तो टेस्ट छोड़िए मत कोई भी। और अगर आपको लगता है टेस्ट हमारे जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप पेड टेस्ट भी अपने परचेज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ये 199 है प्राइस इसका। तो इसमें टीयर 2 के जो टेस्ट हैं उसमें सीएचएसएल के 10 अलग से टेस्ट मिलेंगे आपको, 30 सीजीएल के मिलेंगे, 20 अवेलेबल है, 10 और ऐड किए जाएंगे। और अगर हमारा पॉसिबल हो पाया तो बहुत सारे, अगर एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट हम और इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे आप लोगों के लिए। बाकी जिसने कोर्स ले रखा ऑफिसर बैच यूजर है तो उसके लिए तो सारे टेस्ट फ्री रहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती हैं। टारगेट ग्रुप, पीडीएफ क्लासेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल। अभी आप लोगों से मैं यहीं विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।